दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब दोस्तों। एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज में लगातार आपके लिए लेके आ रहा हूं और आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर 8 और उसका पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि कल मैंने आपको ये चैप्टर की शुरुआत कर दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था खुशहाल गाँवों के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे श्रीमंत शहरों के बारे में। ठीक, तो खुशहाल गाँवों में मैंने आपको बताया था कि लोहे के आविष्कार के बारे में, सिंचाई और कृषि कैसे आगे बढ़ी, ये सारी चीजें बताई थी। उसके बाद बताया था गाँवों में कौन से लोग रहते हैं, यानी कि गाँव में किस तरीके के लोग रहते हैं। उसे बताया था कि दक्षिण भारत में जो तमिल भाषाई क्षेत्र है वहां पे 3 तरीके के लोग, और उत्तर भारत में 3 तरीके के लोगों के बारे में बताया था। तमिल रचनाओं के बारे में बताया था, संगम साहित्य की। ठीक, तो संगम साहित्य तक मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो है श्रीमंत शहर। ठीक, तो यहाँ पे शहरों के बारे में, शहर या नगर आप कुछ भी मान सकते हैं, शहर और नगरों के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त हुई, इस पे चर्चा होगी। ठीक, इसी पे डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों कई तरीके से आप जान सकते हैं नगरों के बारे में। आप कहानियों के माध्यम से जान सकते हैं। कुछ पुरानी कहानियां हैं जिनके माध्यम से पता चलता है कि क्या क्या हुआ होगा। यात्रा विवरण के बारे में जान सकते हैं, जो लोग यात्रा किए हैं अपने भारत में। ठीक है, चाहे वो पैदल यात्रा हो या नाव के माध्यम से यात्रा हो, जल यात्रा। ठीक, मूर्ति कलाओं के बारे में आप जान सकते हैं। मूर्ति कलाओं से आप बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि उस समय जो मूर्ति बनाने वाले थे वो हूबहू चीजें बना देते थे, जिससे हमें आज जब मूर्तियां वही देखेंगे हम लोग तो उससे ज्ञात होगा, आपको भी समझाएंगे। और पूरा तत्व तो अपना है ही जो हमें हर एक जानकारी देता है। तो चलिए नंबर बाय नंबर क्रम से देखते हैं। उसके बाद मैं इसके बाद आपको बताऊंगा मथुरा के बारे में। और भी एक जगह है पुदुचेरी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है वहां पे, वो भी बताएंगे। जातक कथाओं को देख लेते हैं, कहानियों के बारे में। कहानियों से हम लोग नगर का पता लगाएंगे, पहले कैसे नगर होते थे वो हमें मिलेगा जातक कथाओं से। दोस्तों एनसीईआरटी के अलावा भी मैंने कुछ फैक्ट महत्वपूर्ण इसमें डाला है। आप ये मत समझिएगा कि मैंने केवल एनसीईआरटी ली है। आपके लिए जो महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे जातक कथाएं हैं तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने डाल दिया है, क्योंकि जो आपके एनसीईआरटी में है वहां से प्रश्न थोड़े बहुत आते हैं, कम आते हैं, लेकिन कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने डाले हैं जहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो जातक कथाएं क्या थी? ये वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी, आम लोगों के बीच में कहानियां प्रचलित थी, सुनी जाती थी। ठीक, बौद्ध भिक्षुओं, मैंने आपको बताया था कि जो बौद्ध भिक्षु थे, या आप मान सकते हैं बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया, इन कथाओं का संकलन किसने किया? प्रश्न आता है जातक कथाओं का संकलन किसने किया? आप कहेंगे बौद्ध भिक्षुओं ने। ठीक, जातक कथाएं बौद्ध धर्म के, जातक कथाएं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक का भाग। ये मैंने महत्वपूर्ण फैक्ट डाला है जो आपको भूलना नहीं है कि जातक कथाएं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, एक ग्रंथ है त्रिपिटक, उसका भाग है, उसी के अंतर्गत जातक कथाओं का वर्णन है। इन कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, भगवान बुद्ध का जब जन्म होता है उसके पूर्व में भगवान बुद्ध ने जितने भी जन्म लिए उनकी कथाएं हैं यहाँ पर। तो उससे हमें अंदाजा लगता है, बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। लगभग 600 कहानियां हैं इसमें। कथाएं मतलब क्या होता है? कहानियां। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इन कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। ज्यादा कथाओं का उल्लेख त्रिपिटक में मिलता है। ठीक, तो इस तरीके की चीजें महत्वपूर्ण आपके लिए, मैं आपको बता दूं यहाँ से आप कैसे जानकारी पाएंगे नगरों के बारे में। कथाएं जो होंगी, कहानियां जो होंगी, उसमें चीजें वर्णित होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहानी है जिसमें आप किताब में पढ़िए, उसमें एक जातक कहानी का वर्णन है जिसमें घोड़ा और मुद्रा, ये सारी चीजों का उस कहानी के अंदर, कहानी जैसे लिखी गई या सुनाई गई तो उसमें इन सब चीजों का वर्णन हो। इससे हमें पता चलता है कि तब के नगरों में मुद्राएं चलती थी। ठीक, मुद्राएं भी चलती थी और घोड़े भी थे और लोग व्यापार भी करते थे। इस तरीके से कई सारी चीजें हमें पता चली। जब आपको कोई कहानी सुनाएगा पहले की, तब आपको कई सारी चीजों की जानकारी मिल जाएगी। तो आप ज्यादा कथाएं पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी चीजों की जानकारी मिलेगी, तो उसमें हम नगर की जानकारी भी उठा लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये वाला हो गया कि कहानियों के माध्यम से हम लोग जानेंगे। आगे देखते हैं, शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते हैं। उकेरना मतलब
कि मान लीजिए किसी पत्थर में मूर्ति बनाना है, किसी धातु की मूर्ति बनाना, तो जब मूर्ति बनती है तो उसे कहते हैं उकेरना। ठीक, तो ये मूर्तिकार गांवों के मूर्तियों से हमें किस बारे में जानकारी मिलती है? गांवों के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी, शहरों के बारे में भी मिल जाएगी। मान लीजिए किसी घोड़े की मूर्ति बनी है, ठीक, या किसी घर की मूर्ति बनी है, किसी इंसान की मूर्ति बनी है, कई सारी चीजों की मूर्तियां बन सकती हैं, जिससे हमें अंदाजा लग सकता है कि अगर आपको पूरा तत्व ये बता दे कि ये किस काल की है, कितनी पुरानी, तो आप अंदाजा लगा ले जाएंगे कि उस समय पे क्या हो रहा था। जैसे हड़प्पा कालीन मूर्तियां मिली हैं तो आपने बहुत सारी चीजें अंदाजा लगाई, ठीक, अंदाज लगा लेगा। ऐसे ही आप मान सकते हैं कि मूर्तियों से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। ठीक, इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। मान लीजिए कोई रेलिंग है, कोई खंभा है, किसी इमारत का प्रवेश द्वार है, गेट है, तो वहां पे ये मूर्तियां सजा दी जाती थी। तो मूर्तियां कैसे सजाई जाएंगी? उस समय जो आप मान सकते हैं मूर्तिकार थे, वो उस समय की मूर्तियां बनाते थे, वही चीजें लगाई जाती थी दरवाजों में, प्रवेश द्वारों में और रेलिंगों में, खंभों में। तो उससे लोगों को अच्छा लगता था, लोग देखते थे कि हाँ देखिए बहुत अच्छी चित्रकारी, बहुत अच्छी मूर्ति कला है, इनके अंदर बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है। ठीक, आप ऐसे मान सकते हैं ये सारी चीजें। सांची की मूर्ति कला के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी किताब में दिया भी है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। सोचिए, सांची की मूर्ति कला से हम लोग क्या सीखे हैं? यहाँ पे शहर के जीवन का एक दृश्य है, बढ़िया आप किताब में देखेंगे, वो एक चित्र बना है, उस चित्र में देखिए कि कैसे शहर की जीवन शैली थी उस समय। ठीक है, तो सांची की मूर्ति कला आप समझ गए। सांची की मूर्ति कला की मदद से, ये मूर्ति कलाओं की मदद से हम शहर या नगर के बारे में जानकारी पाए हैं। ये सांची का स्तूप आपको पता है, मैंने आपको बताया है कल की क्लास में। सांची का स्तूप, कल की क्लास मतलब इसके पहले की क्लासों में। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक, किसने बनवाया? आप कहेंगे अशोक ने। और बता दे दो नगर, एक कश्मीर बताया था, कश्मीर का श्रीनगर, ठीक, और सारनाथ बताया था, नहीं सारनाथ का अशोक स्तंभ बताया था। ठीक, तो अशोक स्तंभ और सांची स्तूप और कश्मीर का श्रीनगर, ये किसने बनवाया? अशोक ने। तो सांची के स्तूप में ये सांची की मूर्ति कला जड़ी हुई है। ठीक, तो उससे पता चलता है उस समय के नगर का दृश्य। मैंने आपको बताया कि मौर्य काल नगरीय सभ्यता थी। आप चीजों को इंटरलिंक किया करिए। मौर्य काल मैंने आपको बताया था कि नगरीय सभ्यता थी, और उस समय सांची का जब स्तूप बना, किसने बनवाया? मौर्यकालीन सम्राट अशोक ने। अशोक कौन था? मौर्य काल का ही सम्राट था। तो उसने जब बनवाया तो वहां पे जो मूर्ति बनवाई सांची की स्तूप में, जो मूर्तियां जड़ी हैं, उससे हमें यही चित्रकारी हुई, उससे हमें यही जानकारी मिलती है कि यहाँ पे नगरीय सभ्यता थी। हम इन्हीं सब चीजों से तो जान पाए हैं कि मौर्य साम्राज्य में नगरीय सभ्यता थी। ठीक, तो ये सब आपका हो गया है। इसके आगे देखते हैं। एक महत्वपूर्ण फैक्ट दिया है जिसमें आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम होगी। आपको हो सकता है कुछ शब्दावली समझने में प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने इनको ले लिया है, नहीं तो मैं इसको छोड़ देता। अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। मैंने आपको बताया था 16 महाजनपद। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, ये भी त्रिपिटक भी क्या है? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ भी आप याद रखिए। साथ ही साथ अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे, तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। तो 16 महाजनपद जितने थे उनकी राजधानियां भी थी। जो राजधानियां थी वो ज्यादातर क्या थे? शहर थे, नगर थे। इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे रहते थे। ये परकोटों, ये बड़ा खतरनाक शब्द हमें लग रहा है, हो सकता है आप लोगों को समझ ना आया हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसका उल्लेख आपको बताऊंगा, इसका वर्णन करूंगा। तो परकोटो, मैंने आप याद करिए, परकोटो कोई नया शब्द नहीं है, हो सकता है आपके लिए नया हो, तो अभी आप जान जाएंगे, तब आपके लिए नया नहीं बचेगा। जो शहर होते थे, मान लीजिए गंधार की राजधानी क्या हुई? तक्षशिला हुई। ठीक, तो तक्षशिला क्या होता था? तक्षशिला में चारों तरफ जो शहर होता था, तक्षशिला क्या है? शहर है, तो उसके चारों तरफ घेराबंदी होती थी, ऊंची ऊंची दीवारों की घेराबंदी होती थी, किलेबंदी होती थी। तो ये घेराबंदी और किलेबंदी, जिससे दुश्मन आक्रमण न कर पाए
अपनी सुरक्षा के लिए राजधानियों को कवर किया जाता था, जिसे ही क्या कहेंगे, परकोटा। ठीक, क्या कहेंगे, परकोटा। तो ये एक खतरनाक शब्द है जो आपको समझ में आया होगा। आप साधारणतः जान सकते हैं कि किलेबंदी को क्या कहेंगे, परकोटा। ठीक, तो उन शहरों में परकोटो, वो शहर परकोटों से घिरे होते थे। तो ये शहर और नगरों की खूबी बताई गई है, खासियत बताई गई है। आप मान सकते हैं कि जो भी शहर थे वो परकोटों से घिरे होते थे। ठीक, आशा है आपको समझ में आ गया है, क्योंकि नगर के बारे में बात हो रही, तो नगर के बारे में एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। वलयकूप जान लीजिए। वलयकूप हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। वलयकूप या इसको कहेंगे रिंग वेल, अंग्रेजी में कुछ समझ में तो आया नहीं होगा। वलयकूप या रिंग वेल, जैसे हम कुछ हिंदी में बताएंगे और उसको अंग्रेजी में बता दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती, क्योंकि हिंदी इंग्लिश आपको ये समझाना कि वलयकूप था क्या। वलयकूप आप मान सकते हैं जो मिट्टी से बना हुआ, पकी मिट्टी को पकाया गया, उसके बाद एक गोलाकार शेप में लंबा लंबा नीचे तक बनाया गया, उसे कहेंगे वलयकूप। वलयकूप का यूज जब आपको बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं, कई सारे शहर, अब नगर की बात हो रही है तो वही होगी। तो इन नगरों में क्या मिले हैं, वलयकूप मिले हैं, कहेंगे रिंग वेल। ठीक, वलयकूप। गुसलखाने, आपको अभी बताते हैं गुसलखाना क्या है। नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। ये 3 यूज हैं इसके, आप मान सकते हैं। चौथा यूज मैं आपको एक और बता दूं कि इसका यूज आप मान सकते हैं पानी को बाहर निकालने के लिए किया जाता था। ठीक, वलयकूप का प्रयोग, यानी कि जो घर में एक्स्ट्रा पानी होता था, पानी घर से निकाला जाएगा नाली के लिए, नाली में जाने के लिए, तो उस प्रकार से इसका यूज होता था। ठीक, तो नाली के रूप में वलयकूप का यूज होगा। गुलशलखाने, गुसलखाने क्या होता है, गुसलखाना कोई नया शब्द नहीं है। गुसलखाने से तात्पर्य है एनसीईआरटी का स्नान घर। स्नान घर या आप जहां स्नान करते हैं वो कमरा, स्नान करने वाला कमरा आप कह सकते हैं, स्नान करने वाला रूम कह सकते हैं, स्नान घर कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, बाथ रूम। तो ये जो गुसलखाना था ये था बाथरूम। ठीक, बाथरूम में वलयकूप लगा होता था जिसमें पानी जाता, पानी वलयकूप की सहायता से बाहर निकल जाता था। एक वलयकूप का यूज होगा नाली के रूप में। वो ऐसे होता है जैसे कोई मान लीजिए पाइप नहीं है, गटर होता था, तो एकदम जैसे मान लीजिए मार्कर है, तो ये ऊपर का हटा दें हम और यहाँ का भी हटा दें तो गोल गोल पाइप जैसी नहीं हो जाती, तो कम से कम इतना चौड़ा पक्का ऐसे बना होता था, जिसमें आप चाहें तो कचरा फेंक दें, चाहें तो इसको फिट कर दें जो नाली के काम में आ जाए, चाहें तो इसको कूड़ेदान के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, रख देंगे घर पे, कूड़ा फेंकेंगे, फिर उठा के फेंक आएंगे, खाली कर देंगे। तो वलयकूप ये इन यूजों में आते हैं। आप समझ गए होंगे, ऐसा है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तो ये यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। नगरों की जो बातें हो रही हैं, ऐसे आ सकता है, यहाँ इतने से ही प्रश्न बन सकता है कि हम नगरों के बारे में किन किन चीजों से जान सकते हैं। दोस्तों, अगर मेंस राइटिंग में लिखने के लिए आ गया कि नगरों की विशेषता बताइए, कैसे नगर डेवलप होते चले गए, तब आप बहुत अच्छे से लिख सकेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं ऐसे हेडिंग डाल के कि जातक कथाओं से हम नगरों के बारे में जान सकते हैं, मूर्तिकारों से जान सकते हैं, ठीक, मूर्तिकला से जान सकते हैं। उसके बाद आप और सारी चीजें देंगे कि वलयकूप मिले हैं उनकी विशेषताओं में, और तमाम चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देखेंगे महलों, बाजारों, आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंटों या छप्पर के बने होने के कारण ज्यादा दिन तक टिक ना पाए। दोस्तों, जो घर थे, महल थे, महल, बाजार, ये सारी चीजों के अवशेष नहीं मिले हैं, बहुत कम, जरा सा नाम मात्र का मिले हो तो मिले हो, बाकी नहीं मिले। इसलिए नहीं मिले हैं कि वो संभवतः कच्ची मिट्टी के बने हों, घर छप्पर के बने हों। तो अब इतना लंबा समय हो गया है तो वो एकदम मान लीजिए कि गायब सा हो गए हैं उस जगह से। ठीक है, मिट्टी में ही मिल गए, मिट्टी में ही मिल गई है। आप ऐसे मान सकते हैं इनका कोई अवशेष नहीं बचा है,
केवल ये सारी चीजें यहाँ पे मिली हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे देख लेते हैं प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों से भी पता चलता है। ऐसा विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। देखिए आपको बताया कि यात्रा विवरण शहरों के बारे में जानकारी मिल सकती है। कोई मान लीजिए भारत आया और चला गया, फिर अपने यहाँ लिख के रख गया कि हम गए थे भारत, फिर वहां पे ये चीजें देखने को मिली। तो वो चीजें अब जब पढ़ी जा रही हैं तो आपको ज्ञात हो सकता है कि नहीं। तो ऐसे ही एक नाविक था, उसका नाम नहीं है, अज्ञात है, वो यूनानी नाविक। तो उसने बताया है थोड़ा बहुत, ठीक, नगरों के बारे में। तो उसको देख लेते हैं। गुजरात का भरूच जानते हैं? गुजरात में एक जगह है भरूच, ठीक, ये प्राकृतिक बंदरगाह का नाम है भरूच, ठीक। तो गुजरात के भरूच में वो यूनानी ने, वो जो यूनानी था अज्ञात यूनानी, उसने गुजरात के भरूच को कहा है बेरी गाजा। आप ये याद रखेंगे, परीक्षाओं में पूछा गया है कि यूनानी द्वारा गुजरात के भरूच को कहा गया बेरी गाजा, ठीक। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे, इसीलिए मैं जोर दे रहा हूं। चलिए देख लेते हैं भरूच के बारे में। भरूच खंभात की खाड़ी, गुजरात में, ये मान लीजिए गुजरात है तो जस्ट गुजरात की मान लीजिए सटा ही है क्या, खंभात की खाड़ी, ठीक। खंभात की खाड़ी का पूर्ण नाम है कैम्बे की खाड़ी। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कैम्बे की खाड़ी का आधुनिक नाम क्या है, आप कहेंगे खंभात की खाड़ी। दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने लिख दिए जिससे मैं खुद न भूलूं आपको बताने के लिए, ठीक। तो भरूच खंभात की खाड़ी या इसका पूर्ण नाम है कैम्बे की खाड़ी के किनारे नर्मदा नदी के मुहाने पर बसा होगा। नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ है? खंभात की खाड़ी में ही तो गिरती है नर्मदा नदी। तो ये नर्मदा नदी का जहाँ मुहाना है वहीं पे है भरूच, ठीक। और भरूच आपको बताया कि खंभात की खाड़ी के किनारे बसा होगा, ठीक। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये मैंने आपको अलग से दी। ये प्राचीनतम बंदरगाह है, उस समय का ये प्राचीनतम बंदरगाह है। आज से आप देखेंगे तो सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, यही सब निकल के आएंगे। हड़प्पा का लोथल, ठीक। और ये उसके बाद आप ऐसे मान सकते हैं। तो बेरी गाजा यानी कि भरूच। बेरी गाजा यूनानी अगर कहेगा भरूच को तो क्या कहेगा? बेरी गाजा। हम लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे? भरूच, ठीक। तो हम में और आप में अंतर है ना, हम में और यूनानी में अंतर है ना। हम लोग कहेंगे गुजरात के भरूच को भरूच और यूनानी कहेगा बेरी गाजा, ठीक। बेरी गाजा में शराब, वहां पे प्राचीन बंदरगाह था, भरूच में बंदरगाह था, इसलिए वहां पे क्या क्या होता था देख लीजिए। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। इतनी चीजें आयात होती थी, इसमें सोने चांदी के सिक्के शामिल हैं, शराब शामिल है, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, ये सारी चीजें शामिल हैं। जिन भरूच में इन सब चीजों का आयात होता था क्योंकि वो प्राचीनतम बंदरगाह है, वहां पे उस समय बंदरगाह हुआ करता था, ठीक। हम लोग कुछ निर्यात भी करते हैं, वो भी देख लेते हैं। हिमालय की जड़ी बूटी, हिमालय में कई सारी जड़ी बूटियां पाई जाती थी, तो उन्हीं का हम लोग निर्यात करेंगे। हाथी दांत हम लोग निर्यात करेंगे। गोमेद, इसका निर्यात करेंगे। कार्निलियन, एक तरीके का पत्थर मान सकते हैं, इसका निर्यात करेंगे। सूती कपड़ा, इसका निर्यात करेंगे। रेशम तथा इत्र यहां से निर्यात किए जाते थे। तो दोस्तों यूपी पीसीएस के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आप संभल के इसको पढ़िए, नोटिस करके पढ़िए, इसको नोट कर लीजिए अपने पास। पहले भरूच की डिटेल मैंने दी, फिर वहां क्या होता था आयात, क्या होता था निर्यात, ये भी बता दिया। अब हम लोग आएंगे आहत सिक्के देखेंगे, आहत सिक्कों के बारे में। आहत सिक्कों को कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पंचमार्क सिक्के किसे कहा जाता है? आप कहेंगे आहत सिक्के, या आहत सिक्कों को कहा जाता है, आप कहेंगे पंचमार्क सिक्के। ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको नोटिस करा रहा हूं। प्रारंभ में चांदी के आहत के सिक्के सर्वाधिक थे। देखिए सबसे पहले चांदी के आहत सिक्के सर्वाधिक थे। परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछ लेता है, क्योंकि किताब में क्या लिखा है कि आहत सिक्के सोने और चांदी दोनों के थे, ठीक।
लेकिन आयोग उसको चांदी ही सही मानता है। मैं आपको ये चीज बता दूं, समझा दूं। प्रश्न पूछता है आहत सिक्के किस धातु के बने होते हैं? सोना, चांदी, तांबा, पीतल। ऐसे आ जाएगा 4 ऑप्शन, जिसमें आप चांदी सही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि प्रारंभ में चांदी के आहत सिक्के सर्वाधिक थे और जितने भी आहत सिक्के मिले उनमें ज्यादातर चांदी के ही हैं। ठीक, कुछ हैं सोने के, ठीक, लेकिन आपको ध्यान देना है कि चांदी के सर्वाधिक थे। आहत सिक्के धातु के टुकड़े पर विशेष ठप्पा मारकर पीट कर बनाए जाते थे। ठप्पा मारना, पीटना या आहत करना, ये तीनों एक ही शब्द है। आहत, ठप्पा या पीटना। तो एक धातु की आप मान सकते हैं चादर होती थी, उसमें ठप्पा मारा जाता था या आहत मारा जाता था या पीटा जाता था। ठीक, तो उसे कहेंगे आहत सिक्के। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई डिजाइन बनी, यहाँ पे मैंने मोर बना दिया। ठीक, अब यही हम किसी धातु में ऐसे इसको मारेंगे तो वो बन जाएगा, छप जाएगा। तो यहाँ पे ये नहीं था कि उसमें चित्रकारी हो रही है या सिक्कों में कुछ लिखा है। न सिक्कों में कुछ लिखा होता था, ना ही चित्रकारी होती थी। बस एक जीव का आप मान सकते हैं, जीव का चित्र बना, जीव की आप मान सकते हैं। यहाँ पे पहले उसको खुरच के बनाया जाता था जीव को, उसके बाद वही वो धातु में लगा दिया जाता था। ऐसे आप समझ सकते हैं। आहत सिक्कों पर चिन्हों के अवशेष मिलते हैं, जैसे मछली, पेड़, मोर, हाथी, शंख, त्रिभुज, वृत्त आदि। तो त्रिभुज, वृत्त ये सारी चीजें भी मिलती हैं आहत सिक्कों में। ठीक, और मछली, पेड़, मोर, हाथी ये सारी चीजें भी मिलती हैं। आप कभी देखें, मान लीजिए आप अपनी माँ से पूछ सकते हैं कि घर पर अगर पेड़े बनाती हो तो वो होता है एक पेड़े के ऊपर लगा दिया जाएगा, तो उससे पेड़े में डिजाइन टाइप की बन जाती थी। यही सिस्टम आहत सिक्कों को बनाने में भी था। ठीक, आप ऐसे समझ सकते हैं। आपके रिलेटिव कोई हो जो पेड़ा बनाते हो, किसी के यहाँ होटल हो, कोई घर में पेड़ा बनता हो, तो ये सारी चीजें आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक, ये सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। सामान्यतः ज्यादातर कैसे थे? आयताकार थे, लेकिन गोल और वर्गाकार भी थे। आप ये नहीं कह सकते गोल वर्गाकार नहीं थे। तो ये किसी भी आकार के माने जा सकते हैं। ठीक, इनका कोई निश्चित आकार ही नहीं था कि आहत सिक्के ऐसे होंगे। ठीक, सबसे पुराने आहत सिक्के थे। सिक्कों की बात हो तो सबसे पुराने कौन से सिक्के होंगे? आप कहेंगे आहत सिक्के। ये भी प्रश्न आ चुका है, जो करीब 500 साल तक चले। 500 साल तक लगातार आहत सिक्के चलते रहे। तो आहत सिक्के आप समझ गए हैं, ये टॉपिक आप समझ गए हैं। इसके बाद 2 इंटरेस्टिंग टॉपिक बचे हैं, जो मैं अगली स्लाइड में लेके आऊंगा। बस इसके बाद ये क्लास ओवर होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग नगर के बारे में देख रहे थे, और नगर उसी क्रम में हम लोग अब देखेंगे एक महत्वपूर्ण नगर मथुरा के बारे में। मथुरा के बारे में आप देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप पूरा नगर के बारे में जान जाएंगे कि उस समय पे नगरों में क्या क्या होता था। ठीक है, तो मथुरा के बारे में हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों, मैंने एनसीईआरटी का हूबहू आप मान सकते हैं छाप दिया है। मैं इसको आपको समझाऊंगा। पूरा इसलिए छापा है, आप ऐसे मान सकते हैं मैंने पूरा इसलिए उतार दिया है क्योंकि आप पूरा अच्छे तरीके से समझें कि नगर कैसे होते थे। अगर मैं यहाँ पे कोई फैक्ट छोड़ देता या कोई पॉइंट छोड़ देता तो आपको वो नॉलेज नहीं मिल पाता। आप जब यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे तब इसका 80% 90% लिख पाएंगे मेंस राइटिंग में। नगरों के विषय में आ गया तो आप मथुरा के बारे में लिखेंगे और तमाम नगरों के बारे में लिखेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे? जब आप यहाँ पे 100% पढ़ेंगे तब। अब मैं ही बीच बीच में सारे पॉइंट गायब कर रहा हूँ, तब आप अच्छा अपना 100% नहीं दे पाएंगे। फिर जब आप मेंस राइटिंग लिखेंगे तो उसके ऊपर एग्जामिनर के ऊपर एक गलत प्रभाव पड़ता है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है तो चलिए देखते हैं मथुरा के बारे में। आज से 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। ये महत्वपूर्ण नगर है मथुरा। ये आज से 2500 साल पहले से ये नगर बना है और चला आ रहा है और आज तक नगर ही है। ठीक, यहाँ पे कुषाणों की राजधानी थी। यहाँ पे तमाम चीजें थी, आप मान सकते हैं। मूर्ति कला बहुत फेमस थी, जिसे कहेंगे कि कुषाण जो थे कनिष्क के शासनकाल में
दो तरीके की मूर्तिकला फेमस थी, पहली गंधार और दूसरी मथुरा शैली। तो मथुरा शैली मथुरा में ही फेमस थी, आप मान सकते हैं लाल रंग से बनाई जाती थी ये सारी चीजें। और भी बहुत कुछ हुआ कनिष्क कुषाण के शासनकाल, कुषाण वंश में कनिष्क के शासनकाल में। दोस्तों जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा कनिष्क के बारे में, जैसे आप शंख संवत देखते हैं, ये सारी चीजें कनिष्क लेके आया भारत में, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं। क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। देखिए जब यातायात भी होगा और व्यापार भी होगा और दोनों सेंट्रल लाइन में था मथुरा, इसीलिए ये बहुत फेमस हो गया था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, देखिए मान लीजिए भारत का मैप है ना, अब हम यहाँ पे अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, ये मान लीजिए भारत का मैप है, नहीं बन पा रहा है ऐसे अच्छे से। तो ये मथुरा यहाँ पे है, ऐसे उत्तर से दक्षिण, ठीक, और मथुरा यहाँ पे होगा उत्तर प्रदेश के पास, ये उत्तर से दक्षिण और उत्तर पश्चिम, उत्तर से पूरब की ओर, पूरब देख रहे हैं। तो ये एकदम सेंट्रल लाइन में पड़ता था, इसलिए ये बहुत विकसित हो गया नगर ना। दूसरा उत्तर से दक्षिण, ये देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर और उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर ये वाला, ठीक है, जाने वाला था। ये रास्ता ऐसा था, मैंने आपको बताया किस टाइप से था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, किलेबंदी, पूरा जो नगर था, शहर था मथुरा, वो किलेबंदी, उसमें किलेबंदी थी, कोई बाहर से आक्रमण आसानी के साथ नहीं कर सकता था। तो ये सारी चीजें होती थी, किलेबंदी होती थी नगर में। अभी आप और तमाम चीजें जानेंगे। इनमें अनेक मंदिर थे, मंदिर हुआ करते थे, मथुरा में बहुत सारे मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। जो मथुरा शहर के आसपास के जो किसान थे, पशुपालक थे, वो जैसे मान लीजिए पशुपालक हैं तो पशुपालक दूध लेके आ रहा है, घी लेके आ रहा है, किसान जो अनाज पैदा करते हैं वो सब कुछ लेके आ रहे हैं मथुरा वासियों के लिए, ठीक है। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था, ये देखिए आ गया ना पॉइंट। तो यहाँ पे मूर्ति कला बहुत ज्यादा फेमस थी, रेड कलर का बनाया जाता था, ठीक है। तो मूर्ति कला में बहुत सारी चीजें निकली हैं, आपको बताएंगे बाद में। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। ये कुषाण एक वंश है, ठीक, कुषाण वंश आप हिस्ट्री में एक वंश के रूप में पढ़ेंगे। इसका महत्वपूर्ण शासक कनिष्क है। तो कुषाण वंश की दो राजधानियां थी, एक पुरुषपुर और दूसरी थी मथुरा। कुषाण वंश में दो राजधानियां थी, आपको पता होनी चाहिए, पहली पुरुषपुर, दूसरी मथुरा। तो ये दूसरी राजधानी कौन सी होगी? मथुरा होगी कुषाण वंश की, वही बात कह रहा है। दोस्तों जो फैक्ट आएगा मैं आपको अवश्य बताऊंगा, लेकिन जो बेसिक जानकारियां हैं आप उसको हूबहू पढ़ लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको लग रहा होगा कि इतना क्यों लिख दिया, लेकिन आप यकीन मानिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका शब्द भंडार यहाँ से मिल रहा है, आप चीजें लिख सकते हैं किसी भी नगर के बारे में, ये कुछ चीजें डाल सकते हैं। जैसे शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, किसी भी शहर तक्षशिला के बारे में आ जाए आप लिख दीजिए। तो ये सारी चीजें आपको पॉइंट यहीं से मिलेंगे, ठीक। तो ये हो गया कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र था, मथुरा आज भी धार्मिक केंद्र है, पहले भी धार्मिक केंद्र था, ठीक। यहाँ बौद्ध विहार और जैन धर्म मंदिर है। ये मथुरा के बारे में जान लीजिए, वहां पे बौद्ध विहार है। प्रश्न अगर आ जाए बौद्ध विहार कहाँ है, आप कहेंगे मथुरा में। जैन मंदिर तो कई जगह हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, आप जानते ही हैं भगवान कृष्ण का मथुरा से कितना अच्छा संबंध रहा है, ठीक है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अभिलेख मान सकते हैं आप। प्रस्तर खंड को और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिलते हैं, ठीक। ये अभिलेख की कैटेगरी है, प्रस्तर खंड और मूर्तियां, ठीक। इनमें मूर्तियों पर भी लिखा पाया गया और प्रस्तर खंड जो होते थे उनमें भी लिखा पाया गया, इसीलिए इसे कहेंगे अभिलेख। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है, बहुत संक्षिप्त अभिलेख होता था, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा होता था, ठीक है। छोटा लिखा होता था, जैसे मान लीजिए कोई मूर्ति है इतनी बड़ी तो उसमें कुछ लिख दिया गया इस टाइप से। जो स्त्रियां तथा पुरुषों द्वारा मठों तथा मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। मठ और मंदिरों के दान सोचिए तब भी दिया जाता था, ठीक। तो स्त्री पुरुष जो दान देते थे उसका उल्लेख यहाँ पे प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर मिलता है कि मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियों में
अभिलेखों में लिखा है, अभिलेख लिखे गए हैं, जिसमें उस समय के जो स्त्री पुरुष थे जो दान देते थे मठ और मंदिरों में, उसी बात का उल्लेख है कि वो लोग दान भी दिया करते थे। तो शहरी व्यवस्था है, उस समय दान भी दिया जाता था। आप यहाँ से यही सीखें। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान देते थे। ये सारे लोग, राजा रानी हो गए, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार, ये लोग दान देते थे। ठीक है। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बुनने वाले, ठीक, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। तो सोचिए उस समय जो मथुरा शहर था वहां पे लोहार थे, सुनार थे, ठीक, बुनकर थे, टोकरी बुनने वाले थे, माला बनाने वाले थे जो मंदिरों में काम आता था, इत्र बनाने वाले थे। तो ये सब शहरी व्यवस्था थी। आप मान सकते हैं वो एक तरीके से आज आधुनिक मथुरा ही आप मान सकते हैं। संसाधन तब भी थे इस तरीके के। ठीक है। इसके बाद मथुरा आप देख चुके हैं। मथुरा में बहुत कुछ ज्यादा समझने का कुछ था ही नहीं, पर मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश, एक भूमिका बनाने की कोशिश की है मथुरा के बारे में। यहाँ से आप सिर्फ मथुरा के बारे में ही नहीं जाने, अगर आप नगरीय व्यवस्था, मान लीजिए किसी मेंस परीक्षा में प्रश्न आ गया कि नगरीय व्यवस्था कैसे कैसे डेवलप होती गई, तब आप लिख तो सकते हैं। ठीक। अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता दें, यह है उत्तरी काले चमके पात। चमकीले नहीं है, सिर्फ चमके। आप किताब उठाइए उसमें देखें, उत्तरी काले चमके पात, इसको कहेंगे नार्गन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। बर्तन होते थे चमकीले होते थे, उसमें काला लेप लगाया जाता था तो और शाइनी लगते थे, जिससे लगता था शीशे के बर्तन। ठीक। तो उसे कहेंगे उत्तरी काले चमके पात्र। उत्तरी क्यों कहते थे कि उत्तरी भारत में मिला है। मान लीजिए भारत है तो यहाँ इसके ऊपर मिला है। ठीक। भारत मैंने बहुत ये अच्छा नहीं बनाया है, इसलिए माफी चाहता हूँ। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में ऐसे चमके पात्र मिले हैं, ठीक, जो काले कलर के चमकते थे एकदम शीशे के जैसे, जबकि होते थे वो मिट्टी के। देख लेते हैं, भारत के उत्तरी भाग में मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिलते हैं, जिसे NBPW यानी कि नार्गन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले चमके पात्र कहा गया। प्रश्न आ सकता है उत्तरी काले चमके पात्र कहाँ पाए गए हैं? उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत। आपका क्या आंसर करेंगे? उत्तरी भारत। ये कठोर चाक निर्मित, धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। बहुत चमकदार था, बहुत सुंदर लगता था, इसीलिए इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठीक है। एक महत्वपूर्ण, यहाँ पे मैंने दो महत्वपूर्ण फैक्ट लिए हैं शिल्प तथा शिल्पकारों से। आपको बता दें कि उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई, देखिए फिर से आ गया, उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरई कपड़े के प्रसिद्ध केंद्र थे। कपड़े के बहुत प्रसिद्ध केंद्र थे, ये आज भी कपड़े के प्रसिद्ध केंद्र हैं। दोस्तों वाराणसी तो आप जानते होंगे, मदुरई के बारे में जान लीजिए। मदुरई आज भी कपड़े का प्रसिद्ध केंद्र है। जैसे वाराणसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, वैसे मदुरई भी अच्छी अच्छी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। तो ये आप मान सकते हैं उत्तर भारत में क्या है, वाराणसी कपड़े के लिए प्रसिद्ध है और दक्षिण भारत में मदुरई। ठीक है, आशा है आप समझ पाए हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्ट बता दें, अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिसे श्रेणी कहते हैं। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया कि श्रेणी किसको कहते हैं, शिल्पकारों को, व्यापारियों को, दोनों को। ठीक। तो आप समझ गए ना कि ये शिल्पकार थे और व्यापारी थे, ये अपने अपने संघ बना लिए थे, अपनी अपनी यूनिटी बनाए थे। ठीक। तो उसे ही क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। ये श्रेणी नया शब्द है, इसीलिए मैंने लिया है। आप इसकी उपयोगिता समझिए, आप इसको तैयार कर लीजिए, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ये पॉइंट आप ये भी नोट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अरिकामेडु के बारे में, पुदुचेरी में है। दोस्तों अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है पूरा और अरिकामेडु के बारे में नहीं जाना है, तो फिर आपको ये मान के चलिए आपने कुछ नहीं सीख पाया। तो ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इन फ्यूचर यहाँ पे विजिट करने जरूर जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी जगह है। अभी आप इसको नेट में सर्च करके देख सकते हैं। ठीक। पुदुचेरी में है अरिकामेडु।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में देख लेते हैं। यह मोर्टाइमर व्हीलर एक पुरातत्वविद थे, उनका नाम था मोर्टाइमर व्हीलर। लगभग 1945 की बात है, ठीक है। उन्होंने सबसे महंगी पुरातात्विक खुदाइयों में से एक की, ठीक। अरिकामेड में ये जो व्हीलर थे, आज तक की जो सबसे महंगी पुरातात्विक खुदाई होती वो इन्होंने की। और खुदाई में यह पता चला कि अरिकामेड चोल वंश का प्राचीन बंदरगाह था। ये अरिकामेड क्या था? प्राचीन बंदरगाह। जैसे हमने अभी पढ़ा था पिछली क्लास में कि भरूच क्या था? प्राचीन बंदरगाह। वैसे ही अरिकामेड क्या है? प्राचीन बंदरगाह है। किसका है? चोल वंश का। तो चोल रोम के साथ इनका व्यापार चला करता था, ठीक है। जहां चोल और रोम के लोगों के बीच व्यापार होता था। अरिकामेड एक बंदरगाह है जहां पे चोल और रोम के साथ व्यापार होगा। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकली हैं जो परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है, ठीक। अरिकामेड मोती बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पे मोतियों के लिए बहुत फेमस है अरिकामेड, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तर भारत में वाराणसी और दक्षिण भारत में मदुरई कपड़ों के लिए फेमस है, ऐसे मोती बनाने के लिए अरिकामेड बहुत फेमस है, ठीक। पुदुचेरी, यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा है। एक गोदाम टाइप का एक ईंटों का ढांचा मिला है जहां पे चीजें, बंदरगाह था तो मान लीजिए जब सामान उतारा जाता था तो वहीं पे रखा जाता रहा होगा, ठीक। तो एकदम बेहतरीन ढंग से आप मान सकते हैं बंदरगाह था ये। एम्फोरा पात्र महत्वपूर्ण है, समझने लायक है। यहाँ पे इसमें क्या था? शराब या तेल रखा जाता था। बढ़िया ऐसे बना होता था दोनों तरफ पकड़ने के लिए, ठीक। तो उसमें आप तेल, लिक्विड रखा जाता था, उसमें शराब भी रखी जाती थी, तेल भी रखा जाता था। रोम से शराब आती थी, जैसे मैंने आपको बताया था भरूच से शराब का आयात किया जाता था, वैसे ही रोम से शराब आती थी। किसमें? एम्फोरा पात्र में। रोम में इसको एम्फोरा बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी इसको एम्फोरा कहा गया है। एम्फोरा पात्र दोनों तरफ पकड़ सकते थे, जग टाइप का था, बेहतरीन चमकीला सुंदर आप मान सकते हैं, अच्छे तरीके का बर्तन एम्फोरा पात्र जिसमें शराब या तेल रखा जाता था। बस आप इतना ही जानिए, इतना ही महत्वपूर्ण है। ये जो एरेंटाइन, ये भी इटली या रोम का है। मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन को बोलेंगे एरेंटाइन, ठीक। तो मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन रोम में इसको एरेंटाइन कहा गया, इसीलिए यहाँ पे भी इसको एरेंटाइन कहा गया। यहाँ पे रोमन लैंप, देखिए सब कुछ रोम का मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे एकदम 100% कहा गया कि इनका व्यापार, चोल का व्यापार रोम के साथ होता था, ठीक। यहाँ पे रोमन लैंप, शीशे के बर्तन मिले हैं, रत्न भी मिले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं रोम की। तो ये इसीलिए आपका ये जानना महत्वपूर्ण था। आप यहाँ विजिट करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक। दोस्तों आपको अन्यत्र जरूर पढ़ना है, ये आप अन्यत्र जरूर पढ़ा करिए। आज का भी अन्यत्र महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसी लग रही है हमें जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से, और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं, आप लोग ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिए, जिससे मैं बहुत ही जल्द लाइव आना चालू करूं, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। कल मिलते हैं नई क्लास के साथ।